हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, बात करेंगे हम यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर रहा है ये। काफ़ी लंबे समय से मैं इसको देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो कार्बन वाला चैप्टर है इसको पढ़ा दीजिए। तो देखिए, अब ये लास्ट टाइम है आपके पास, पहली बात तो ये, तो आपको इसके अंदर डीप जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब क्यों फालतू क्यों जाना है? ऐसा तो है नहीं आपका कोई बोर्ड एग्जाम है कि बोर्ड एग्जाम में आपको IUPAC नेम लिखने को मिले या फिर आपको कहीं थ्योरी का पार्ट लिखने को है। ऐसा तो आपको कुछ करना नहीं है भैया। आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, 1 2 3 4, आपको टिक मारना है उनमें से एक। तो आपको मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि जो आपकी काम की चीज़ इसमें रहने वाली है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अलग अलग एस्पिरेंट्स हैं। किसी का फिजिक्स अच्छा होगा, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का बायो अच्छा होगा। जिसकी बायो अच्छी है उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है उसकी बायो अच्छी नहीं है। हो सकता है किसी की तीनों अच्छी हो सकता है किसी की तीनों ही अच्छी ना हो। तो उनके लिए मैंने बहुत बेहतर तरीका बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। जिसका कोई पोर्शन वीक है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। आप क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि समय है नहीं आपके पास, तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके चले जाओ आप, या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लो। अब आपके 100% मैं कह सकता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ना आप इनसे देख के चले जाओ। बाकी ये वाला चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। बाकी साथ ही साथ में मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की भी MCQ करवाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में उन्हें कर सकते हैं। यानी जिसको चैप्टर नहीं समझना है आप आराम से इसे लास्ट में कर सकते हैं। बाकी चैप्टर हमारा हिंदी मीडियम में रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की ये डिमांड थी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट से, तो जो कार्बन है इसका प्रतीक C है, एलिमेंट जो इसका हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, C से हम इसे डिनोट करते हैं। भूपर्पट्टी पे 0.02% पाया जाता है। देखो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है भाई। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मैं उनके लिए ये बता दूं कि 0.02% आपका ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है। सारा NCERT की ये लाइन है, और ऐसे ही आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये UK SSS के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। UK SSS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। और साथ ही साथ में आपसे दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन ही हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03% है, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्लियर। तो किस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की, ठीक है। तो जैसे CO2 हो गया, देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, इसी टाइप से कार्बन और किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे लंबी लंबी ये चेन्स बना लेता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इसके। तो सभी जीवों में देखो, पौधों और जंतुओं के शरीर में कार्बनिक यौगिक होते हैं। आप सभी लोग समझते होंगे इस चीज़ को, तो मैं भी आज आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्योंकि वो आप लोगों की काम की चीज़ है भी नहीं। तो हम बस वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे जो आपके मतलब की चीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पे परमाणु संख्या 6 होती है भाई, एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का 6 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा जाता है? K सेल में इसके 2 होते हैं, और फिर L सेल में आपके इसके 4 होते हैं कक्षा में। यानी 6 को ऐसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है इसका 2 और 4। तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसके 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। इतनी चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। आपने 2 चीज़ें जानी होंगी, एक मेटल और नॉन मेटल के बारे में, यानी धातु और अधातु के बारे में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिसके लास्ट में 1 2 3 ये संयोजक इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट में होंगे ये सारे मेटल। जिसके 4 5 6 और 7 जिसके लास्ट में ये होंगे वो सारे नॉन मेटल, यानी वो सारी अधातुएं होंगी। तो कार्बन के देखो लास्ट में 4 है, इट मीन्स ये भी आपकी क्या है, एक अधातु हो गई। अब आपको पता है कि भाई ऑक्टेट रूल हर किसी को पूरा करना होता है, यानी हर किसी को लास्ट में 8 चाहिए होता है। तो 8 पूरा करने के लिए अभी इस 4 को किसी और 4 की जरूरत पड़ेगी, यानी 4 इसको लेना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके से कर सकता है, या क्या कर सकता है ये, या तो ये 4 किसी को दे दे, या तो 4 किसी को दे दे, या तो फिर 4 किसी से ले ले, क्लियर। अब देखो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हम लेट सपोज मैं नाइट्रोजन की बात करूं 7 की, तो नाइट्रोजन में 2 और 5 होते हैं, क्लियर। तो इसको तो 3 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है। इसी टाइप से मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो 2 और 6 आएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आपको 2 की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो इनकी 2 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई 2 चीजें आप कर सकते हैं। देखो ये या तो ये 5 किसी को दे दे, या तो 3 किसी से ले ले, या 6 किसी को दे दे, या फिर 2 किसी से ले ले। तभी ये 2 किसी से लेगा तो ऑक्टेट पूरा कर सकता है, या फिर अगर 6 ही दे देगा तो लास्ट में इसके 2 इसके कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे ऑक्टेट पूरा करना होता है, लेकिन हाँ वो अगर जैसे हाइड्रोजन जैसे केस में जब नहीं हो पाते हैं तो फिर हमें वहाँ पे डुअलिटी ही पूरा करना होता है, यानी वहाँ पे 2
कंप्लीट बॉन्ड बनाने उसके होते हैं हाइड्रोजन के केस में। तो यहाँ पे सोचो थोड़ा, अगर आपको लेट सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, 4 की बात करता हूँ, देखो आपको 1 रुपये उधार देना है, दे दोगे, 2 रुपये उधार देने हैं, दे दोगे, 3 रुपये देने किसी को उधार दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 4 रुपये देने लेट सपोज, तो 4 रुपये के लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप अमीर हो तो 4 रुपये भी ना सोचो, 100 भी ना सोचो, लेकिन मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई आप सोच रहे हैं यार कि मैं 4 तो किसी को दे नहीं सकता हूँ, या फिर आप सोचिए आपके पास पैसे नहीं है और आपको 1 रुपये अगर कोई आपको दे दे तो आप इजीली किसी को जो रुपीज़ है कोई आपको हैक्टिक नहीं होगी, आप लोगे चलो ठीक है यार 1 रुपये है वापस कर सकता हूँ। 2 लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 लोगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 किसी से लोगे तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ना, इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ये क्या सोचता है यार, अगर मैं 4 किसी को दे दूँ अपना, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है अपना 4 रुपये देने के लिए। आपके पॉकेट में आपके हाथ नहीं जाएंगे यार, मैं बोला कैसे 4 रुपये कैसे निकालो अपनी पॉकेट से, है ना? तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको 4 देने में, और किसी से 4 खींचने में उसमें भी फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा भाई। किसी से 4 रुपये लेने में उसके लिए भी पता नहीं कितने आपको पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, है ना? आप जाइए जरा किसी से बोलिए कि भैया मुझे 1 रुपये देना, कोई दे देगा आपको 1 रुपये? नहीं देता है कोई। बहुत सारे लोग मांगते हैं 1 रुपये जैसे, तो कौन देता है उन्हें? कोई भी नहीं देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो इसके अंदर ये क्या करता है ना, ये किसी को दे पा रहा है ना ये किसी से ले पा रहा है, इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये क्या करता है, कार्बन बहुत लंबी लंबी चेनें बना लेता है, ऐसे लंबी लंबी चेनें बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ बना लेगा या किसी और के साथ बना लेगा। अभी इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इसका मतलब है। तो यही ये बात कहता है। तो कार्बन की नेचर ये होता है कि ना ये किसी से दे पाता है ना किसी से ले पाता है, क्योंकि लेने में भी उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देने में भी उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ना ये ले रहा है ना दे रहा है, इसलिए क्या बना देता है यहाँ पे, ये यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है। शेयरिंग इज केयरिंग, कुछ इस टाइप से कि भाई जब तेरे को जरूरत होगी तो बोला मैं तेरे को दे दूंगा पैसे, जब मेरे को जरूरत होगी तो मेरे को दे दियो पैसे। इस टाइप से यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेते हैं। और यही होता है कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं, वो ऐसे ही प्राप्त करते हैं बॉन्ड बना के। क्लियर है इतनी चीज? तो यहाँ पे यही बोल रहा है, देखो C4 धनायन, या तो देने की बात कर रहा है, या C4 माइनस ऋणायन, मतलब लेने की बात कर रहा है। देना रेना, देगा तो धन बोलेंगे उसे, लोगे तो उसे आयनिक बॉन्ड, मतलब लोगे तो मतलब ऋणायन बोलोगे उसे कि भैया किसी से आपने कोई उधार ले ली चीज़ तो आप ऋणी हो गए किसी व्यक्ति के। तो यहाँ पे ये कुछ कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकता है। तो देखो यही इसने बात कही है जो मैंने आपको बताया, तो मैं इसको समझाने की जरूरत नहीं। तो अब आप समझे यहाँ पे कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये किसी के साथ भी घुल मिल जाता है बहुत जल्दी, और लंबी लंबी चेनें ये बना लेता है। क्लियर? तो अब हम इसको समझते हैं। अब देखिए, कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पे परमाणु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, कार्बन कार्बन से बना सकता है, ऐसी हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी होती है, नाइट्रोजन की भी प्रॉपर्टी होती है, और क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी होती है। ये साझेदारी कर लेते हैं। कैसे साझेदारी करते हैं इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का आप देखेंगे कि देखो हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन के पास एक ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना? अब इसको क्या करना है, अपना डुप्लेट पूरा करना है बोले तो इसको 2 पूरा बनाना होता है, या 2, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 2 ही आता है ना, या 2 हो या 8 हो या 18 हो, इस टाइप से। 18 तो चलो बहुत दूर की बात है, इसको डुप्लेट पूरा करना होता है, यानी इसको 2 पूरा करना होता है, इसे कंप्लीट बनाना होता है। तो इसके लिए क्या करता है हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कभी मुक्त अवस्था में वैसे भी नहीं रहता, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपके परमाणु होते हैं वो आपके फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और फ्री स्टेट में नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अणु होता है, क्योंकि देखो ना, आपने देखा होगा कि हीलियम देखो ये फ्री स्टेट में 2 तो नहीं लगा हुआ है इसमें, लेकिन क्लोरीन देखना आप, क्लोरीन Cl2 मिलेगा, Cl कभी नहीं मिलेगा। ऐसी ऑक्सीजन देखो सिंगल नहीं होता है ये, इसमें O2 होता है हमेशा। तो ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, अकेले डरता है बेचारा ये, इसलिए इसको साथ की जरूरत होती है। तो ये किसी और को अपने साथ बुला लेता है तो O2 बना लेता है। तो कोई भी एटम आपके रह भी सकता है अकेले और नहीं भी रह सकता है, लेकिन कभी भी मॉलिक्यूल देखना, H2O हो गया, CH4 हो गया, आपका HCl हो गया, ये सारे हमेशा फ्री स्टेट में ही रहते हैं। क्लियर? तो चलो ये तो दूसरी बात थी, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का, एक ही बताया मैंने आपको, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन माना मैं लिख दूँ तो इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये H2 है तो 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का साझेदारी होगी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? अब ऑक्सीजन है, लेट सपोज, अब देखो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं भाई, ऑक्सीजन आपका हो जाता है 2 और 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ऐसे लिखा जाता है। ऑक्सीजन को कैसे बना सकते हैं आप, देखो इसके लास्ट में मैं 2 वाला नहीं बनाऊंगा, मैं केवल 4 सेल बनाऊंगा।
तो ये कुछ मेरा ऑक्सीजन हो गया, ये मेरा ऑक्सीजन हो गया, इसके अंदर तो 2 हो गए और इसके बाहर आपके 4 आपके क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दे। इसी टाइप से एक ऑक्सीजन यहाँ पे बना दो, क्योंकि O2 है, ये O2 है, तो यहाँ पे भी आपके 2 इसके अंदर हो गए भाई, और एक इसके 4 इसके लास्ट आखिरी सेल में आप कह सकते हैं इसको इस टाइप से। और यहाँ पे आपका ये एक इलेक्ट्रॉन ये कॉन्फ़िगरेशन बना देगा। तो ये पूरा कंप्लीट, गलती हो गई है, हाँ गलती हो गई है, ये 4 नहीं होगा, ये 6 होगा ना, यहाँ पे 8 होता है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 और 6 होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसको 8 की ज़रूरत है। अब 8 ज़रूरत है, तो ये क्या कर रहा है, ये 2 ले रहा है, इसने शेयर कर लिया 2। इसने कहा भाई जब तेरे को ज़रूरत होगी, बोला तू मेरे से ले लियो पैसे, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तेरे से ले लूँगा। तो जब आप इसके लिए काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इसके लिए भी आप 7 8, जब इसके लिए आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, आप यहाँ भी काउंट करोगे क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड बना रखा है इसने। इसके लिए काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, गलती हो गई कहीं, अच्छा ये बीच वाला नहीं काउंट करूंगा मैं, 7 और 8 इस टाइप से। तो यहाँ पे ये 8 आपके इसके कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर। तो इसने क्या बना दिया आपका, यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया, ये और ये, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हैं, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो इसने सिंगल बॉन्ड बनाया। N2 के केस में अगर आप देखेंगे, देखिए ये N2 केस है, N2 मतलब 7 नाइट्रोजन होता है, 2 और 5 ऐसे लिखते हैं इसे, 2 N है, तो एक N ये बन गया मेरा, एक N मेरा ये बन गया। इस N के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसके बाहर से मेरे कितने होंगे, ये 5 होंगे, तो 5 कर दो इसे, 1 2 3 4, ये 5 मैंने बना दी। ऐसे एक नाइट्रोजन ऐसा बना दिया मैंने अगेन, इसके इसमें आपके 2 और यहाँ बाहर से आपके अगेन 5 हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, और ये आपका इस टाइप से यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसको अपना जो ऑक्टेट है 8 पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 तो इसके पास ऑलरेडी थे, लेकिन अब इसके साथ ये भी काउंट होंगे, क्योंकि भाई इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग बना दी है, एक इन्होंने बंद बना दिया है। तो 6 7 8, और जब इसके लिए काउंट करोगे तो इसके तो 5 तो काउंट होंगे ही, साथ में इसके 1 2 3 ये भी काउंट होने वाले, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने N कितने बॉन्ड की साझेदारी भी, कितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इस टाइप से यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है भाई, अब क्या क्या बोलेंगे इन्हें, इनको बोलेंगे जहाँ पे 1 की साझेदारी हुई है उन्हें बोला जाता है एकल बंध, एकल बंध। जहाँ पे 2 की साझेदारी होती है उन्हें बोला जाता है द्विबंध, और जहाँ पे 3 की साझेदारी आपकी होती है उन्हें बोला जाता है, 3 जोड़ों के बंध बोला जाता है त्रिबंध। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको इससे ज़्यादा न समझने की ज़रूरत है, थोड़ा मुझे बंद आपको समझाने थे। अब जब मैं ये चीज़ें करवा ही रहा हूँ आपको, तो हो सकता है कि किसी के काम आ जाए ये सारी चीज़ें, तो समझ लीजिए ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे H2O है जैसे, लेट सपोज, ठीक है। अब ये O को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब O के लास्ट वाली सेल में आप जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 ऐसे बना दिए। एक H इधर लिख रहा हूँ मैं, एक H इधर करता हूँ। तो यहाँ पे H में कितने होते हैं, इसमें सिंगल होता है भाई, 1 होता है, इसमें 1 होता है, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया। तो इसको अपना क्या करना है, हाइड्रोजन को तो डबल बॉन्ड पूरे करने हैं, इस वाले को भी डबल बॉन्ड पूरा करना है, क्योंकि इसके पास तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 2 बनाने ही है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 2 और 6, इसको 2 की जरूरत है, इसके पास 6 है अभी, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने इस वाले के साथ शेयरिंग कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी बना लो, इस वाले ने इसके साथ यहाँ पे शेयरिंग कर ली इस टाइप से। तो इसने यहाँ पे जब ये इसके साथ शेयरिंग करेगा तो इसने इसकी जो नेचर है डबल बॉन्ड बनाने का, इसने बना लिया। हाइड्रोजन ने डबल पूरे कर लिए। जब हाइड्रोजन के यहाँ इंस्पेक्शन होगा, जब हाइड्रोजन के यहाँ टीम पहुंचेगी कि भाई बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास स्कूल में, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई मेरे पास 2 हैं, तो बोला काउंट करवाओ। तो इन्होंने कहा देखो देखो भैया, एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है, तो 2। इसकी बारी आई तो उसने कहा भैया एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ पे 2। इसने बोला ओके ठीक है। अब आई कार्बन की बारी, ये माना कोई स्कूल है, अब स्कूल पे गए, यहाँ पे देखा इन्होंने, यहाँ पे इनके पास 8 होने चाहिए थे, लेकिन अभी कार्बन के पास तो उस समय 6 ही थे। तो इन्होंने क्या किया, देखो भैया 1 2 3 4 5 6 तो बोला ये भी हैं, लेकिन यहाँ पे इनके साथ भी इन्होंने शेयर किया, बोला ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे चीटिंग कर दी, ये समझ लीजिए। तो जब इनके पास गए तो ये इनके साथ भी काउंट होंगे, जब ये यहाँ पे जाएंगे तो ये वाले इसके साथ भी काउंट होंगे। तो इस टाइप से ये जो है अपने बॉन्ड बना लेते हैं। और कैसे बॉन्ड बनाएगा, H यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया तो मतलब सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है आपके पास, ये O है,
तो O के साथ इसने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। फिर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे साझेदारी हुई है, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे बनेगा ये। अभी आपको भी बात समझ में आनी चाहिए कि बॉन्ड बेसिकली कहाँ बनते हैं, 3 कहाँ पे बनते हैं, 2 कहाँ पे बनते हैं। अब आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अब क्या समझना है आपको कि भाई देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये था, यानी हमने 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, 2 अलग अलग अपने पास एटम थे। और हमेशा याद रखिए जब आपके पास इस टाइप से 2 परमाणु होते हैं, इनके बीच में जो बंध बनता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो इनको आपको याद रखना है, यही आपके पास पेपर में आएगा। अब वो बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। इनका जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो कम होता है। गलनांक क्वथनांक कम होगा, सोचो अरे भाई इनकी लड़ाई हो गई, सोचो लड़ाई हो गई इसकी, इसने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा तेरे को अपने साथ के जो भी आपने बॉन्ड बनाया है, अगर आपकी बॉन्डिंग अगर अच्छी नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे जल्दी से आपकी जोड़ी टूट जाएगी, आपकी फ्रेंडशिप जल्दी टूट जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ भाई उसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे के भरोसे भी चल रहे हो, इसलिए कभी दूसरे के भरोसे मत रहिए, कोशिश कीजिए कि आप खुद चीज़ें अपने से कर सकें। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में जो अंतराणुक बल होता है ये बहुत दुर्बल होता है, होना ही है। अब आप किसी दूसरे के भरोसे चलोगे तो बल तो कम हो गए भाई, है ना। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। कुचालक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, क्योंकि इसमें देखो जो भी था ना, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, कोई छूटा ही नहीं बेचारा। जब कोई छूटता नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ये कंडक्ट नहीं करता किसी के साथ। कंडक्ट मतलब, अभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 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 यहाँ पे जैसे 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, एक तीसरा दोस्त है, आपने 2 दोस्तों के बीच में तो बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, आप 2 दोस्त बन गए। लेकिन अगर ये तीसरा छूट गया तो ये तीसरा किसी और के साथ चला जाएगा, ये सारी बातें आपकी कहीं किसी और के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस तीसरे को अपने साथ मिला दिया, अब यहाँ पे 3 दोस्त आपस में मिल गए, तो फिर ये तीसरे के साथ कोई आपकी बातें किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि अभी आपके जो है पार्टनरशिप बनी हुई है। तो यहाँ पे बात यही है, बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली नहीं छूटता है, सबके बंद बन जाते हैं, इसलिए ये कुचालक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण नहीं है, आवेशित कण नहीं है, वही बात है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, बॉन्ड बन गई है, ना किसी ने दिया ना किसी ने लिया, क्योंकि यहाँ पे तो शेयरिंग हो गई। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे कोई आवेशित कण नहीं। आवेशित कण का मतलब होता है या तो कोई दे या तो कोई ले, यहाँ पे ना किसी ने दिया ना किसी ने लिया, यहाँ पे तो बॉन्ड बने ना। इन्होंने बोला भाई जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझे बुला देना, जब मुझे तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा। इन्होंने तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे ये आपको गुण याद रखने, तो याद रह सकते हैं भाई। गलनांक कम होगा, क्वथनांक कम होगा भाई, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अंतराणु बल भी कम होगा भाई, कोई भरोसा नहीं है, एक भाग गया तो फिर बल कम हो गया। कुचालक है, मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री रहता ही नहीं है, फ्री रहता ही नहीं है चुगली करने के लिए। नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई फ्री रह जाएगा तो फिर वो किसी और के पास चला जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो आवेशित कण है वो कण नहीं होते, क्यों? क्योंकि ना वो किसी ले रहा है ना किसी को दे रहा है, तो आवेशित कण नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मुखी प्रकृति देखो, अब इंपॉर्टेंट अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, वो आपने समझ ली है। अब देखो श्रृंखलन, क्वेश्चन क्या आता है, कार्बन की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई कि जहाँ पे ये लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। लंबी श्रृंखलाएं मतलब सी से जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, बहुत सारे लंबी इसने श्रृंखलाएं बना दी, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैटेनेशन। याद रहेगा, श्रृंखलन जिसे बोला जाता है कि भैया एकल बंध बनाओ, द्विबंध बनाओ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे से जुड़ सकता है। यानी ऐसे भी बन सकता है, कहीं पर ट्रिपल भी बन सकता है, इस टाइप से बॉन्ड भी बन सकता है, लेकिन बहुत लंबे बनेंगे, ये बहुत लंबे चेन्स बन सकती हैं, ठीक है। तो इसी को श्रृंखलन बोला जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चतुर्थ संयोजकता अब आपको समझ में आनी चाहिए कि कार्बन जो संयोजकता है वो 4 है। देख लिया आपने कि भैया जो 6 होता है, 2 और 4, ये संयोजकता लास्ट में 4 हो जाती है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और ये आपको किससे बना सकता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भाई कार्बन को 2 और आपका 4 है, ये 4 है ना, इसको तो 8 पूरे करने, तो ये 8 पूरे करने के लिए किसी के साथ भी अपना जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी के साथ, या शेयरिंग कर सकता है। तो नाइट्रोजन से भी कर सकता है, सल्फर से भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को बोलते हैं आपका चतुसंयोजकता। क्लियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, वो है आपके कार्बन के अपरूप। अब इस चीज़ को भी समझ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन के अपरूप 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है आपका हीरा, और एक होता है आपका फुलरीन। ये आपको याद रखना है।
इनका मतलब क्या हो जाता है, देखो ये भी कार्बन है, मतलब कार्बन ही है, ये कार्बन है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये भी मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ, ग्रेफाइट में क्या होते हैं, जैसे ये कार्बन का ही बना होगा, मतलब ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। कैसा स्ट्रक्चर है इनका ये समझ लेते हैं। जैसे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से। ये कार्बन आपस में जुड़े हैं, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे इधर कोई भी बॉन्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे ये सिंगल छूट गया होगा, इतनी बात क्लियर है। ये कार्बन भी किसी और से जुड़ा होगा ऐसे। देखो अगर आप इसे देखेंगे, इस वाले कार्बन को देखोगे यहाँ पे, ये भी इसने यहाँ पे भी कोई सिंगल छूटा, मतलब ये किसी से ऐड नहीं है। ऐसी बहुत लंबी लंबी आपकी क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऊपर भी होगा, ये समझने वाली बात है, ऊपर भी होगा, मैं ऊपर नहीं बना रहा हूँ। आपको क्या समझना है कि ग्रेफाइट में होता क्या है कि कार्बन आप जानते हैं कि भाई बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग कर लेता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले की कोई शेयरिंग नहीं हो पाती ग्रेफाइट के केस में। अब जब शेयरिंग नहीं होता है तो बेचारा छूट गया, अब छूट गया तो किसी और के पास चला गया चुगली करने के लिए, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो होता है ग्रेफाइट आपकी कंडक्टिंग एज अ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है ग्रेफाइट में, वो इसीलिए होती है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री छूट जाता है, इतनी बात याद रखेंगे आप। दूसरा अगर हम हीरे की बात करेंगे तो हीरे में भाई जो कार्बन होता है ना, ये बॉन्ड बना लेता है सबके साथ, इस टाइप से ये बॉन्ड बना लेगा, कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा, मतलब इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं छूट रहा है, इसलिए ये सबसे हार्ड माना जाता है हीरे को। हीरे को क्या माना जाता है, सबसे हार्ड माना जाता है। और जो फुलरीन होता है C60 आप जानते हैं, फुटबॉल के जैसे इसका नेचर होता है। देखो C60 मानते हो ना, C60 का मतलब 6 C इस टाइप से 60 C हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 60 C। तो बस आप ये समझ सकते हैं यहाँ से कि भाई कि जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीरा नहीं करता है, बहुत हार्ड होता है क्योंकि बॉन्ड बना लेता है, कंप्लीट बॉन्ड बना लेता है, फ्लोरीन C60 होता है। दूसरी क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो ग्रेफाइट और हीरे में है इनमें डिफरेंस क्या है। देखो जो कार्बन है ना, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सबकी सेम है, क्यों, क्योंकि ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, कुछ और नहीं है इसके साथ। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखो ना, मतलब भौतिक हम कह सकते हैं भौतिक अवस्था बोलेंगे इसे, भौतिक गुणधर्म बोलेंगे इसे। जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो इनके अलग अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ग्रेफाइट में मैंने बताया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन छूट गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, हीरे ने बॉन्ड बनाया। C60 देखो ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, तो इन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए हम कहते हैं इनका जो ग्रेफाइट और हीरा होता है, इनकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो तो समान है, लेकिन भौतिक इनके अलग अलग, वो इसीलिए क्योंकि दिखने में अलग अलग हैं। क्लियर, तो इतनी चीज़ समझ में आई आपको, तो ये आपके लिए काफ़ी काम के क्वेश्चन है, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, तो इससे ज़्यादा बाहर ना आपसे कुछ पूछा जाएगा और ना ही मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाला है। बाकी आप जैसे फुलरीन है, ये फुलरीन किसने ढूंढा था, तो फुलर नाम के कोई वैज्ञानिक थे, आप इसको NCERT में इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, आपके ये काम की चीज़ है। एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, पहले बोला जाता था कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब जो कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, ये नेचुरल अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब इन्हें बनाया नहीं जा सकता है, ये नेचुरली हमें मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले अमोनिया साइनाइड से यूरिन बनाया गया। इसका जो फॉर्मूला है इसे आपको याद रखना है, इसको ऐसे याद रखिए, NH2CO ये आपको याद रखना है, ये यूरिन का फॉर्मूला आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो अमोनिया साइनाइड से सबसे पहले यूरिन बनाया गया था, तब पता चला था कि भाई हम जो हमारे कंपाउंड्स है कार्बन के, हम उन्हें बना भी सकते हैं। तो 1828 की बात है, आपको इनके जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसे बनाया था उनका नाम था वोलर, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे इसे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ट्रिपल मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन ग्रेफाइट ये वाला किलर, यहाँ पे भी ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी आपसे बहुत बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है, इसमें घबराना नहीं है, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें समझने वाली कुछ ज़्यादा बात नहीं है कि गलनांक उतना कम होता है, कम ही होता है। क्लियर, बाकी बस आपको ये याद रखना है इनके क्वथनांक गलनांक कम होते हैं, और जब आपके पास आएगा आयनिक बंध, देखो आयनिक बंध, इनके गलनांक का क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। आयनिक मतलब जिसमें जो देता है और लेता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई दे रहा है ना ले रहा है, ये तो केवल शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके कम ही होते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, समझा के बता दी, ऐसा क्यों होता है ताकि आप रटो भी ना, और आपको जो है कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसे इजीली कर पाओ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे संतृप्त और संतृप्त,
इसको देखना है, आप जहां पे मैं लिख रहा हूं बस आप इसे देखते रहिएगा। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको 3 टॉपिक ऑलरेडी बता दिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और चौथा टॉपिक ये है जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में कैसा बंध होता है, तो एकल बंध होता है। देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। असंतृप्त जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके बीच में या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देख सकते हैं आप, ये डबल बॉन्ड है सीसी के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अब बॉन्ड तो समझ गए होंगे अभी आप कि यहाँ पे भाई 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। अब कैसे, जो संतृप्त के लिए बात करेंगे तो बोलेंगे भाई संतृप्त जो होते हैं उनको बोला जाता है एल्केन, जो असंतृप्त होते हैं उनको बोला जाता है एल्कीन और एल्काइन। इतने आपको याद रख सकते हैं। और जो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा CnH2n, और मतलब -2 कर देना इसी में, ये -2 कर दोगे तो जो 0 हो जाएगा तो H2n आ जाएगा, और अगेन इसमें -2 कर देना तो ये H2n-2n-2 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात याद रह जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं कितने बंध बनते हैं, तो इसमें एकल बंध बनता है। असंतृप्त में कितने बनते हैं भाई, असंतृप्त डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। क्लियर। अब यहां से जब भी आपके पास कुछ बनाने को आ जाए तो अब बस आपको ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है। अब देखो आपने देख लिया ना एल्केन, आपने एल्केन देख लिया। एल्केन का मतलब आपके पास ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, CnH2n+2। अब जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसको बोला जाता है मिथ। मिथ, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसको बोलेंगे एथ। जब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो इसको बोला जाता है मिथ, एथ, प्रोप। जब 4 पुट करेंगे तो इसको बोला जाएगा ब्यूट। और जब आप इसमें 5 पुट करेंगे फिर इसको बोला जाएगा पेंट। तो मैं आपको 5 तक ही बोल रहा हूँ, वैसे हेक्सेन भी होते हैं तो मैं आपको वहाँ लेके नहीं चल रहा हूँ। अब आपका काम क्या है, एक चीज़ समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिए, इस वाले केस में, इस वाले फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 1 पुट करें। अगर n की वैल्यू अगर वहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 आ जाएगा भाई। h, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 आएगा यहाँ पे, और +2 आ जाएगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, CH4, ये आ गया आपके पास, कह सकता हूँ मैं CH4। तो अब इस CH4 को मैंने क्या बोला, जब आपने 1 लिखा था तो ये इसको बोला मैंने मिथ, बोला मैंने, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मिथ है भाई ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C कितने, यहाँ पे 1 है तो ये मेरा मिथ है। लेकिन ध्यान रखो ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये 2n+2 है, तो यानी इसमें जो आपका अनुलग्न लगेगा, पूर्व लग्न बोलेंगे इसे, बाद में जो लगता है वो लगेगा एन। क्या लगेगा, ये एल्केन है तो मतलब इसमें लगेगा एन, तो यहाँ पे मिथ प्लस एन आपका लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेथेन, आप इसको बोलते हैं। क्लियर। अब आप किसी को भी ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे अब अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, C2, 2 2 जा 4 6, ये C6 आ गया। मतलब अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपने C2 पुट किया है, मतलब C2 है, तो अब देखो 2 पे क्या आता है, एथ आता है, तो आप देखेंगे ठीक है भैया मेरा एथ है। तो अब आप क्या देखेंगे, C2H6 है, ये C2H6 है, तो 6 कब आया होगा, बस 2 का आपने डबल किया होगा और उसमें 2 और ऐड किया होगा तभी तो 6 आया होगा। तो मतलब ये मेरा एल्केन वाला है, आप ये याद रखेंगे, मेरा एल्केन, और एल्केन में आता है एन, तो आप बोलोगे से कि मेरा एथ प्लस एन, ये हो जाएगा मेरा एथेन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप से अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे C3, ऐसे लिखोगे से C3, देखो यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 3 2 जा 6 + 2 8, तो देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, 3 का डबल में 2 और कर दिया ऐड तो हो गया 8। अब क्या लिखते हैं 3 को, प्रोप एन आएगा, प्रोप प्लस एन, तो इसको लिखे जाएगा प्रोपेन। इसी टाइप से आप इसको ब्यूटेन, इसी टाइप से इसका हो जाएगा पेंटेन। कोई दिक्कत है इसमें, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस टाइप से आप इसे सारे बना सकते हैं। तो अभी तो मैंने एल्केन का आपको बताया, एल्कीन का भी आप बना सकते हैं। एल्कीन का कैसे बनाएंगे, अब देखो एल्कीन के केस में यही सारा चलने वाला। देखो पहले n की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, n पुट करोगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, तो CH2 कुछ होता ही नहीं है। मतलब हमेशा ध्यान रखो जो एल्कीन स्टार्ट होता है ना, जब मैंने एल्केन की बात करी तो एल्केन मेथेन से स्टार्ट होता है, लेकिन एल्कीन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, एल्कीन आपका स्टार्ट होता है 2 से, यानी जब n की वैल्यू आप 2 पुट करते हो ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका C2H4, ऐसी आएगा ना। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा C2H4, और C2H4 को क्या बोला जाता है आपका, क्या बोलेंगे, देखो C2 आ गया,
C2 आ गया, तो C2 को क्या बोलते हैं, एथ, तो इसको एथ ही याद रखना है, एथ। लेकिन अब जो ये बाद में लगने वाला है, अब ये एन नहीं होगा, अब ये ईन होगा, ये ईन आएगा, ये कीन है ना, तो ये ईन आएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं हम बोलते हैं इसको एथीन। क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम एथीन। तो अब आपको एन इन समझ में आया होगा। तो देखो, जब आपके पूछा जाए कि बताओ भाई, हाँ, जो एल्कीन होता है इसका पहला जो सदस्य होगा वो कौन सा होगा, तो एल्कीन का पहला सदस्य एथीन। और जब बात करते हैं हम एल्केन के ग्रुप की, तो एल्केन में पहला सदस्य होता है मीथेन। तो बस आपको याद रखना चाहिए। अब ये एथीन समझ गए, अब इसी टाइप से प्रोपीन बनेगा, फिर ब्यूटीन बनेगा, फिर पेंटीन बनेगा। अब इसके लिए भी आप बना सकते हैं, इस वाले के लिए मैं एल्काइन के लिए बना रहा हूँ। देखो, अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो कुछ नहीं बनता है, उसका कोई ग्रुप नहीं बनता है, कोई सदस्य नहीं बनता है। इसका भी 2 से बनेगा, यानी जब आप इसमें एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, एन की जगह 2 पुट करोगे, तो कितना आ जाएगा, C2, 2 2 4 -2, तो ये कितना आ जाएगा, C2H2, ऐसे ही आएगा। तो क्या बोला मैंने, इसमें क्या पुट कर सकते हैं आप इसमें, तो देखो 2 का मतलब आपका एथ हो गया, तो ये लिख दो इसमें एथ हो गया। और यहां पे अब आपको क्या करना है, ये आइन है, ये एल्काइन है, मतलब एथ प्लस यहां पे आइन आ जाएगा, तो आप इसको लिखोगे एथाइन। क्लियर, तो ये आपका बन गया अब एथाइन। तो जब जब आपके कहीं पे आइन आ रहा है तो समझ जाओ वो मेरा त्रिबंध की बात कर रहा है, जब जब ईन आ रहा है समझ जाओ वो मेरी द्विबंध की बात कर रहा है दोनों असंतृप्ति, लेकिन ईन और आइन में डिफरेंस समझिए। जब जब एन आएगा, ये एन आएगा जब जब, तो समझ जाओ तब तक हमारा क्या है, तब तक हमारा संतृप्त की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको जो मैंने ये 3 टर्म्स बताई है ना, ये आपको समझ में आई हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बस ये समझते रहिए कि देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, जब आप क्या करते हैं, देखो एक एक करके बता देता हूँ। इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे जब मैंने मीथेन बोला था, तो यहाँ पे इसको समझना, चलो इसी को समझ जाओ, ये आइन वाला है, तो 2 का डबल कितना होता है 4, और जब -2 क्या होगा तो ये इतना आया, मतलब आपने -2 किया तो समझ जाओ ये आइन वाला चल रहा है। जब आपने 2 का डबल किया 4 और +2 कर दिया, मतलब जहां पे +2 हो रहा है, इट मीन्स वो एन वाला चल रहा है। और जहां पे सिंपल डबल होगा, यानी माना आपने एन की वैल्यू आपने कुछ भी माना 2 ही पुट किया और इसका जस्ट डबल हो गया 4, तो समझ जाओ वो जस्ट डबल 4 हुआ है, इट मीन्स वो इन वाला चल रहा है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और साथ साथ में शेयर कर दें। देखो, आप ही लोगों के काम की चीज़ें, वैसे इतना बहुत ज़्यादा डीप मुझे जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों ने कमेंट किया है बस उन्हीं लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ। बाकी जिन लोगों की चीज़ें आती हैं भाई, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो वैसे सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वैसे भी इतना भारी भरकम तो चीज़ें हैं नहीं, 10th लेवल की सारी चीज़ें हैं, हम बचपन से आके पढ़ते आ रहे हैं। वो बात अलग है कि ये इस समय भी पढ़नी पड़ रही है क्योंकि जॉब लेनी है। तो यहाँ पे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या की चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखो, ये एथेन, अब एथेन कोई बोलेगा तो बना सकते हो। अगर माना आपको ये बनाना नहीं आता, भूल जाओ इसे, आपने सोच लिया ये मेरा एथेन है, तो कैसे बनाओगे, आपने देखा एथेन है, मतलब मैं C2 की बात कर रहा हूँ। अब बोल दिया आपने एन है, एन लग गया यहाँ पे, तो हमने क्या देखना है भाई, 2 का डबल 4 और इसमें 2 हमने और ऐड करना है ना, तो C2H6 बन गया एथेन। ऐसे आप और भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से आपके जो हैं ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं। मिथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सारे मैंने आपको अभी बताए। जस्ट देखो, C2 का डबल आपका 6 हो गया, 3 का डबल 6 में 2 और ऐड कर दो 8 हो गया, 4 का डबल 8 और 8 में 2 और ऐड कर दो 10 हो जाएगा, 5 का डबल 10 और 10 में 2 ऐड कर दो 12, तो ये पेंटेन हो गया। तो C5 मतलब पेंटेन, ब्यूटेन। अभी एन चल रहा है, अब इसमें जस्ट आप इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अब आपका जो मेथेन है, तो ये जब आपके देखो ये वाला ये चल रहा है अभी CnH2n+2 वाला चल रहा है। क्लियर, अब माना अभी इसमें ये वाला आ जाए, कौन सा, CnH2n वाला आ जाए, तो इसमें पहला वाला तो वैसे भी नहीं होता है, मतलब आप इथेन नहीं बोलते हो कभी, ये नहीं बोलोगे, या मतलब मेथीन नहीं बोलते हो, मेथीन नहीं आएगा, तो इसका ये सदस्य नहीं है, ये डायरेक्टली 2 से स्टार्ट होगा, यानी n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस वाले केस में C2H4 जस्ट डबल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ये इथीन हो जाएगा, ये एथीन बोलो, इसे एथीन बोलो, एथीन या इथीन इस टाइप से। अब ये ईन आएगा। क्लियर, तो इसी टाइप से अगर यहाँ पे आपका अगर मैं एक और फॉर्मूला लिख देता लास्ट वाला CnH2n-2 इस टाइप से, तो ये भी पहले वाला नहीं आता, इसमें n की वैल्यू कुछ सदस्य नहीं बनता है, इसके लिए भी पहला सदस्य कौन होता, यहाँ पे आपका एथाइन होता। अब देखो आइन आ गया, मतलब इस वाले के लिए, तो कैसे होता है ये, फिर इस वाले केस के लिए यहाँ पे ये हो जाता है C2, 2 का डबल कितना होता है भाई 4, 4 में से 2 माइनस करो 2, इस टाइप से।
तो ये आप समझ जाओ कि ये मेरा क्या है, एथाइन है। तो इस टाइप से आप बनाते रहो, एथाइन बनाओ, प्रोपाइन बनाओ, ब्यूटाइन बनाओ, पेंटाइन बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको इतना बनाना आ गया तो फिर आपके लिए कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं है, आपके कुछ काम की चीज़ें ये है नहीं, आप इन्हें ईजिली बना सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इन स्ट्रक्चर पे मत जाओ, अगर नहीं आ रहे समझ में कोई बात नहीं, अगर वैसे भी बना सकते हो, अब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। C2H4, C2H4 के लिए बना सकते हो, 2C बनाओ, H4 बना दो, इस टाइप से। ये H4 बना दिया आपने। बाकी आप जानते हैं कि C के लास्ट में 6 होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको 8 पूरा करना ना, हाइड्रोजन के पास 1 होगा, केवल इस हाइड्रोजन के पास 1 होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 1 होता है, लास्ट में 1 ही तो होता है। अब इसलिए यहाँ पे करते हैं शेयरिंग, इस टाइप से। देखो ये हो गया, ये हो गया, अब इसके साथ यहाँ पे ये कर लेगा, इसके साथ यहाँ पे ये बना लेगा, तो ये C के पूरे कंप्लीट 8 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक 7 ये बन गया, एक 8 बन गया, तो ऐसा बनाया जाता है। तो बाकी वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये अब आप समझ में आ जाएगा आपके। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 4 है तो आप जानते हैं ब्यूट। मेथीन नहीं आया यहाँ पे, देखो इसमें कोई मेथीन नहीं आया, तो इसका क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, आपको बताना है कि जो एल्कीन ग्रुप होता है इसका पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये एथीन होता है। इसका फॉर्मूला C2H4, एथीन, C2 का डबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। इसी टाइप से एल्काइन में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। इसमें मेथाइन नहीं आएगा, ये कुछ नहीं बनता है, ये मेथाइन नहीं आएगा। मेथ के बाद एथ, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, एथ का मतलब 2, एथ के बाद प्रोप मतलब 3, तो ये आप इससे समझ जाइएगा। और इसके बाद जस्ट डबल, कहीं माइनस क्या है कहीं प्लस क्या है, तो उस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन लगा सकते हैं। तो अब आपके लिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेंजीन का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, C6H6। बाकी ज़्यादा इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो कार्यात्मक समूह, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि ठीक है भाई, मेरा C और H के बीच में, मतलब हाइड्रोकार्बन बेसिकली इन्हें बोला जाता है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखी, यही तो देखा हमने, यही तो बना रहे थे हम। C2H4, कभी हमने बनाया C2H6, कभी अपना यही बन गया C2H2 है ना। मैंने एक सारे बना दिए, मैंने एल्कीन, देखो ये मैंने एल्कीन भी बना दिया, ये मैंने एल्कीन बना दिया, ये मैंने एल्काइन बना दिया। क्लियर, C2 वाला जो होता है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये मैंने बना दिया सारे के सारे। लेकिन अगर आप इसमें जब समूह ऐड कर देते तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ये सारी चेंज हो जाती है। अभी तो हाइड्रोजन और कार्बन की प्रॉपर्टी है, अभी तो रहेगा, लेकिन जब इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा देते हो तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये वाले। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो आपके लिए ये वाला है, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अल्कोहल भी पूछा जाता है हालांकि, और एक कार्बोक्सिलिक वाला है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको क्या समझना है, इसको समझो फिलहाल। इसके लिए जैसे OH है ना, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। इसमें देखो कितने C हैं, 1 2 3, तो मैं लिख सकता हूँ इसको C3। इसमें H कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका H5 हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, CnH2n+2, एक मैंने बताया CnH2n, और एक आपके लिए बताया CN, जिसको एल्काइन हम नाम देते हैं, CnH2n, ये आपका -2 हो जाता है ना। और जब OL जहाँ पे लगा होगा ना, OH जहाँ पे लगा होगा, इसके लिए होता है CnH2n+1। जहाँ पे ये दिखे आपको तो इसके लिए चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाएंगी। देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये C3H7 है, C3H7 है भाई ये। तो यहाँ पे OH लग गया है, अभी ये OH लग गया है। इसको आप हमेशा यही पढ़ोगे, क्या बोला था आपने पहले, एथ मेथ होता है, फिर दूसरे पे एथ होता है, तीसरे पे प्रोप होता है, पहला दूसरा और तीसरा प्रोप होता है। तो यहाँ पे ये प्रोप है, ये क्या है, प्रोप ही है। लेकिन अब इसमें जो अनुलग्न लगेगा वो ऑल लगेगा इस तरफ, मतलब ऑल अब लगेगा। अब इसमें ये कोई एन नहीं है कि आप बोलने लगो कि ये प्रोपेन कर दो इसे, आप बोलने लगो इसे प्रोपीन कर दो, या बोलने लगो ये इसे प्रोपाइन कर दो, नहीं, यही चेंज हो जाते हैं। यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। या तो OH लग गया तो इसको ऑल लिखते हैं लास्ट में, एल्डिहाइड का लग गया कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो फिर ये L लगता है इसमें। तो जैसे अभी मैंने लिखा प्रोप, लेकिन अभी OH है तो लग जाएगा ऑल, तो ये हो जाएगा अभी आपका प्रोपेनॉल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जब जब आपको कहीं किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कुछ ऐसा नजर आ जाए ना, C डबल बॉन्ड इस टाइप से नजर आ जाए, C डबल बॉन्ड H,
तो समझ जाओ वो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप लग चुका है। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसके लिए देखो अभी 1 2 3 भाई 3 सी है, एच कितने हैं इसमें देखो C3, एच कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपके पास क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको इसको क्या बोलते हैं, इसके लास्ट में लगता है एल। अब देखो C3 है ना, इसको ऐसे रहने दो, प्रोप ऐसे रहने दो, लेकिन यहाँ पे AL लग जाएगा, मतलब एल आप इसमें लगाओ तो ये बन जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल ऐसे बनता है ये। तो आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भी नहीं, आपको बस ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा। तो बस आप याद रखिए कि अल्कोहल में OH लगता है, एल्डिहाइड में आपका एल्डिहाइड में जब दिखेगा आपको तो CHO लगेगा, देखो ये CHO इसी का ये, ठीक है। कीटोन में जब भी बात करेंगे तो इसमें CO आ जाएगा, देखो इसमें CO है कहीं कीटोन में, कीटोन में कहीं CO है, इसमें O नहीं है, इसमें O होना चाहिए था, ठीक है, ये वाला इसमें O होना चाहिए था, इसमें कहानी गड़बड़ कर दी इन्होंने। तो ये कीटोन है तो इसमें CO लगेगा यहाँ पे, क्लियर। और एक और आ जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जब जब आपको दिखेगा COOH इस टाइप से, देखो COOH, ये O है ये O है, इस टाइप से दिखेगा तो ये कुछ आपका चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब आपको इसमें परेशान नहीं होना है, अब आपको बस एक चीज़ पकड़नी है, बस आपको क्या याद रखना है कि भाई मेरा जो एल्डिहाइड है इसमें L आएगा, जो लास्ट में लिखोगे, जैसे अभी तक क्या लिख रहे थे, मेथेन एन लिख रहे थे, एन लिख रहे थे और आइन लिख रहे थे, ये लिखा था ना। अभी एन इन आइन को हटाओ, अभी फंक्शनल ग्रुप को लगाओ, L इसमें अनुलग्न जैसे कीटोन है, इसमें आपका आ जाएगा ये वाला, और COH आएगा तो इसमें आ जाएगा ओइक। अब देखो जैसे इसमें बताते हैं 1 2 3, ये C3 हो गया, इसमें कितने H हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है, C3H5। अब ये OOH भी इसमें आ रहा है, इसमें ये OOH भी आ रहा है, तो इसमें आप डायरेक्टली अगर ये भी नहीं करना चाहो तो इसमें देखो कितने C हैं 1 2 3, 3 C हैं, मतलब मेथ एथ प्रोप, ये प्रोप हो गया। अब आपने देखा भाई इसमें C, ये डबल बॉन्ड OH आ रहा है, इट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें हम ओइक एसिड हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ओइक अम्ल, तो ये प्रोपेनोइक अम्ल, बेसिकली प्रोपेनोइक अम्ल ये बन जाएगा, क्लियर। देखो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, वैसे मुझे इतना बताना नहीं चाहिए पर फिर भी बता रहा हूँ यार, चलो किसी के काम तो आ जाएगा। इसी टाइप से देखो ये तो मेथ एथ प्रोप, ये प्रोप है, प्रोप है। अब देखो इसमें C डबल बॉन्ड O लग गया, मैंने बताया ना CO जहाँ पे लगा हो तो याद रखो उससे नेल हो गया ये, तो इसको बना दो प्रोपे ऑन लगेगा ना, वन ऑन लगेगा इसमें, तो या इसको इस टाइप से लिखो ऑन, ये नेल जो लगेगा इसमें L, सॉरी ये इसमें ऊपर वाले में आ जाएगा, ठीक है, L बोला जाता है इसे L, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब इसमें L लगेगा तो ये प्रोपेनल। अब देखो यहाँ पे 3C थे, अगर माना 4C हो जाए तो मेथ, पहले पे मेथ होता है, फिर प्रोप होता है, फिर ब्यूट होता है, फिर आपका पेंट होता है, तो फिर आप पेंट के लिए कर सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा ये यहीं पे इसकी जगह हो जाता है पेंटेनॉन। अगर ओइक होता है तो ये फिर हो जाता पेंटेनोइक एसिड, और इस वाले केस में हो जाता पेंटेनल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसमें लिखने पड़ते हैं, बाकी इसमें आपका ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, ये अनुलग्न याद रखना है कि भाई एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है और इसका COOH हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं वो सारे टर्म्स आपको बताने वाला हूँ जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। पहली बात ये वाला, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलेंगे तो भाई ये नीली स्वच्छ ज्वाला जलते हैं, संतृप्त समझ गए जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जब असंतृप्त जलेंगे तो भाई ये पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, पीली होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन जब जलता है संतृप्त तो फिर कैसी ज्वाला के साथ जलता है, असंतृप्त जलता है तो फिर कैसी ज्वाला के साथ जलता है। असंतृप्त मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण से अगेन क्वेश्चन, ऑक्सीकरण से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण का मतलब आपके पास क्या हो गया कि भाई जो ये एथेनॉल है, एथेनॉल अब समझ में आ गया, C2H5OH, ये एथेनॉल, मेथ देखो 2 C है ना इसमें, अब आप समझ में आना चाहिए, और OH इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप लग गया तो ऑल लग गया होगा, मतलब ये मेथ एथ है तो ये एथेनॉल बन गया। अब इस वाले क्वेश्चन देखो, ये एथेनोइक है, मेथ और एथ COOH है तो इसको बोलेंगे हम एथेनोइक, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, यानी अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, इससे हमें सिंगल बॉन्ड लाना है, तो कैसे लेके आते हो, इसमें ध्यान रखना है आपको निकिल और पैलेडियम। निकिल याद रहे ना लगे, मतलब पैलेडियम याद रहे ना रहे, निकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकिल और पैलेडियम की
जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, इनकी उपस्थिति में हम इसको लेके आ सकते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तीसरा, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जो हमारे ऑयल होते हैं ना, तेल जो होता है सिंपल, ये हमारे असंतृप्त होती है। जो संतृप्त होता है वो हमारे क्या होते हैं, जैसे घी वगैरह जो हो जाता है, ठीक है, जो आपका मैट नहीं होता, या फिर मैं कहूँगा जो आपकी सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो सारी संतृप्त होता है। और डॉक्टर हमें सलाह देते हैं हमेशा कि हमें असंतृप्त जो फैट होता है, वसा होती है, वो खाना चाहिए। इसीलिए हम जो भी हमारे जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल बोलो आप उसे, या फिर सोयाबीन का तेल बोलो, फॉर्च्यून वगैरह के जो हम जो ऑयल है उसे लेते हैं, वो आपकी कैसी है, असंतृप्त है। असंतृप्त समझते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे एथेनॉल के बारे में और एथेनॉइक अम्ल के बारे में। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ एथेनॉल के बारे में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। एथेनॉल बोले तो C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेथेनॉल, ओके एथेनॉल हो गया, ये मेथेनॉल के बारे में मैं बात करता हूँ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें PDF में नहीं गिवन है, तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेथेनॉल CH3 हो जाएगा, ये CH3OH। ठीक है, आप समझ गए ना अभी आप। तो ये मेथ एथ यानी दो C हैं, तो ये एथेनॉल, OH लगा है तो एथेनॉल हो गया। यहाँ पे मेथ है तो ये मेथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये हमारी एथेनॉल होती है, ये एक जहरीला पदार्थ है। ये सॉरी, ये वाला नीचे वाला जो है ये जहरीला पदार्थ है। जहरीला पदार्थ क्यों है भाई, इसको पीने से, यानी ये बहुत पॉइजनस होता है, इसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके NCERT के अंदर मेंशन है। जो एथेनॉल है, आप एथेनॉल तो इसे समझते ही हैं, शराब जो होती है सिंपल सी, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसे डैमेज कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें क्या देखते हैं, जब भी हमारा जो, अब देखो इसको ध्यान रखना है, एथेनॉल बोलो इसे या फिर इसे इथेनॉल बोलो, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एथेनॉल इथेनॉल एक ही नाम है ये। अब होता क्या है आपकी, जब इस एथेनॉल में, इसको बेसिकली अगर आप गन्ने के रस से बना रहे हो, और इसको हम जब पेट्रोल के साथ हम यूज़ करते हैं, किसको, एथेनॉल को जब पेट्रोल के साथ हम यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा एक एज अ स्वच्छ इंजन, हम इसे बोलते हैं स्वच्छ ईंधन मतलब जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसकी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन है जो यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इस एथेनोइक अम्ल के बारे में। देखो ये एथेनोइक अम्ल ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एथेनोइक अम्ल को बोला जाता है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका CH3COOH, और इसके 2 से 3% आपके पास जो इसका सॉल्यूशन होता है, विलेन होता है, उसको बोला जाता है सिरका, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एथेनोइक को एसिटिक बोल दिया, इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COH हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और इसी एथेनोइक अम्ल को, यानी एथेनोइक अम्ल को एसिटिक बोल दिया, इसी एसिटिक अम्ल में अगर हम बहुत पानी मिला दें, ठीक है, नहीं सॉरी, जब इसमें पानी नहीं होता है, जब इसमें पानी नहीं होगा तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइसल एसिड। क्या बोलेंगे हम इसे, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसल एसिटिक। तो ये इसका दूसरा नाम है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन बता दिए। तो यही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें जरूर कर लेना। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आपके जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। आपको बस अब ये याद रखना है कि एथेनॉल में आपको क्या याद रखना है, जब एथेनॉल है ना, ये एथेनॉल हो गई। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब यही हो गया C2H5OH। इस एथेनॉल में जब आप एथेनोइक अम्ल मिलाओगे, या फिर एथेनोइक अम्ल बोलो, या सिंपल अगर अम्ल आ गया आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जब एथेनॉल को अम्ल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनता है, तो ये आपको याद रखना है कि इसको मिलाने से हमें मिलता है एस्टर। अब ये एस्टर क्या होता है, जो आपका ये एस्टर होता है, जो आपका एस्टर होता है, इसमें आपका मीठे फल जैसे गंध आती है। ठीक है, मीठे फल बोलो इसे, या फिर इसमें इत्र उत्पन्न करने वाला, ये आपके NCERT के अंदर मेंशन है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इत्र बनाने के लिए, स्वाद उत्पन्न करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, तो ये हम एस्टर को उपयोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे इतनी बात समझ में आई होगी। और आपको जो लास्ट है यहाँ पे, आपको क्या याद रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसको जब आप CH3COOH, ये आपका एथेनोइक अम्ल है। क्या है ये, एथेनोइक अम्ल। इस एथेनोइक अम्ल से जब आप इसे क्रिया करवाते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बनता है CH3COONA और प्लस बनता है पानी, यानी इसको बोला जाता है आपका सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसे, सोडियम एसीटेट।
तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है ओके। तो ये NaOH का CH3, तो ये आपका यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है भाई। तो अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपके पेपर में यही पूछा जाता है कि इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो क्या मिलेगा। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो फिर बहुत डन वाली बात होगी। लास्ट इसमें जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CH3COH है, इसको क्या नाम दिया हमने इसको नाम दिया था अभी ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ना। और जब ध्यान रखो, अगर आपको पता होगा, जब अम्ल आपके कार्बोनेट या फिर आपका धातु कार्बोनेट, यही है कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट, इससे जब रिएक्शन करेगा तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई जब आपका जो अम्ल है वो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करे तो फिर क्या देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें CO2 गैस निकलती है। याद रखो, जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल क्रिया करेगा तो CO2 गैस ये देगा, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी थी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी अब बात करेंगे यहाँ पे साबुन से रिलेटेड। अब साबुन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो साबुन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। यही पूछा जाएगा कि जो साबुन की लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं उसमें क्या होता है। तो इसमें सोडियम और इसमें पोटेशियम के इसमें क्या होते हैं, लवण होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के इसमें लवण होते हैं। दूसरा बात, जो साबुन का जो सिरा जल के साथ घुल जाता है उसे बोला जाता है जलरागी, इसको बोला जाता है आयनिक सिरा। कौन सा सिरा घुलेगा उसे बोलेंगे आयनिक सिरा, और जो नहीं घुलेगा वो होता है जल विरागी। अब जो जल विरागी होता है इसको हम कहते हैं, ये मेरा हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हो जाता है मेरा जल विरागी। तो यहाँ पे ये वाला आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो जाएगा। इसे याद रखना, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये आपका जल विरागी हो जाता है, ठीक है। और जो ये माना सोडियम ये पॉजिटिव वाला, ये आयन वाले हैं, तो ये आपके जल रागी हो जाते हैं, यानी ये जल के साथ आपका घुलेगा। और जो हाइड्रोजन कार्बन होते हैं ये आपके जल के साथ नहीं घुलेंगे, ये आपके उसके साथ घुलेंगे जो आपकी गंदगी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जल रागी और जल विरागी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल विरागी वाला पार्ट कौन सा होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो साबुन की कठोरता होती है, देखो जो साबुन की कठोरता है ना वो दो टाइप से होती है। एक तो होती है आपकी परमानेंट, एक होती है आपकी स्थायी, ठीक। अब जो परमानेंट और स्थायी कठोरता है, ये कठोरता जो स्थायी कठोरता होती है वो होती है आपकी कैल्शियम और क्लोराइड के कारण, ठीक। और जो परमानेंट कैल्शियम क्लोराइड के कार्बोनेट के कारण, ये याद रखो। इसमें कार्बोनेट्स होते हैं, और जो परमानेंट होती है इसमें केवल कैल्शियम और कार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं, यानी लवण होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगी। और जो आपका कठोर होता है ना, कठोर पानी जिसे हम कहते हैं, तो ये झाग नहीं देता है, ये झाग नहीं देगा। ये जो स्थायी होता है ये आपका झाग देता है। और इसको साबुन की जो स्थायी कठोरता है इसको हम डायरेक्टली गर्म करते हैं तो इससे कार्बोनेट अलग हो जाता है, तो ये इसकी जो स्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है सिंपल गर्म करने से। लेकिन जो ये वाली कठोरता होती है ये सिंपल गर्म करने से नहीं जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कार्बोनेट मिलाते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, फिर जो इसकी कठोरता है हम इसे ख़त्म करते हैं। क्लियर। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। याद रखना है आपको, जो कठोर वाटर होता है वो आसानी से झाग नहीं देता है। जो मृदु होता है, मृदु मतलब जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। देखो कठोरता तो है ना, स्थायी कठोरता हो या वैसे कठोरता हो, परमानेंट हो, कठोरता है। लेकिन जो मृदु वाले होंगे इसमें आपकी कठोरता नहीं होती है और ये आपके झाग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाले आपके झाग नहीं देते हैं। दूसरी बात, ये दो टाइप के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में आपका क्या होता है, स्थायी में आपका क्या होते हैं, कैल्शियम और क्लोराइड के आपके कार्बोनेट होते हैं जो सिंपल गर्म करने से कार्बोनेट हट जाते हैं। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के जो सॉल्ट होते हैं ये गर्म करने से नहीं हटते, इसमें हम कार्बोनेट मिलाते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, फिर इसको हम मृदु बनाते हैं। तो ये था ओवरऑल साबुन के बारे में, जो जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आपको यहाँ पे बाइकार्बोनेट मिल गया या फिर ऐसा मिल गया, लेट सपोज मैं कहूँ कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट लवण मिल गए, सल्फेट लवण, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम क्लोराइड ज़्यादा ध्यान रखना है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट ये आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। क्लियर। और लास्ट जो इसमें रहता है अपमार्जक रहता है, जिसमें आपके जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमोनिया और इसमें सल्फोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लवण पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, जल्दी से साफ कर लेते हैं। अपमार्जक जो निरमा वगैरह होते हैं उनके बोला जाता है ना। तो जो चीज़ें आपके साबुन से नहीं साफ़ हो पाती हम उसे निरमा वगैरह में डालने के बाद उसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो के अंदर
कोशिश की मैंने कि वो सारी चीज़ें बताने की जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अब बात करते हैं कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में। काफ़ी आसान है, कुछ छोटी सी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपका जो है ये वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और भी नेक्स्ट चीज़ें करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी और इससे थोड़ा लेवल ऊपर होगा। तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, ईंधन, आप सभी लोग जानते हैं। जो ईंधन होता है जलने के बाद ऊष्मा देता है, हाइड्रोजन कैवेंडिश ने ढूंढा था भाई, ठीक है, तो इसे याद रखिए। बाकी मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है, ठीक है, मुख्यतः बात कर रहे हैं, याद रखना। आवारा तत्व की संज्ञा किसे देते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए निश्चित स्थान नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको आवारा तत्व बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। गोबर गैस, मीथेन, CH4 इसका जो है मुख्यतः होती है। कौन सी इसमें अधातु नहीं है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप जानते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फिगरेशन होता है 823 देने वाला है, तो मतलब ये आपकी धातु हो जाएगी। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनते हैं, ये आप जानते हैं। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो इससे साल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है, समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स मत करना, इसके लिए नाइट्राइट इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कहीं आपको नाइट्रेट भी मिलेगा लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए तो आपका नाइट्राइट इसमें आंसर होना चाहिए। अमोनिया क्लोराइड जल में क्षारीय कलर देता है। एक प्रमाणिक गैस सभी समझते हैं, क्लोरीन देखोगे आप तो Cl2 होती है, नाइट्रोजन आपकी N2 होती है, मतलब सिंगल N नहीं बोलते हो आप, N2 बोलते हो। हीलियम देखना आप हमेशा ऐसी होती है, मतलब सिंगल एटॉमिक, एक ही होता है, इसमें डबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हीलियम इसका आंसर हो जाता है। व्यक्ति का जो pH है, pH का स्तर जो होता है 7.5 या 7.6 ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसके लिए आंसर होंगे, कभी मिल जाएगा तो इस रेंज में आप जो है आंसर कर सकते हैं 7.4, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक विलायक मतलब जिसमें सारी चीज़ें घुल जाती है, सॉल्यूट जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए पानी सबसे बेस्ट माना जाता है। केवल एक ही तत्व से कौन बना है? हीरा, कार्बन ही कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फास्फोरस किसमें पाया जाता है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ओके, ठीक है। वह गैस जो वनस्पति निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। हीरे का कैरेट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होती है वो आपकी क्षारीय धातु ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड होती है वो होती है आपकी क्षारीय प्रकृति की, ठीक है, तो इसके लिए आंसर अम्लीय हो जाएगा। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन, 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 क्लोरीन नहीं पाया जाता है तत्व में। क्लोरीन तो पाया जाता है तत्व में, क्लोरीन तो पाया जाता है। देखो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है तो इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो पाया जाता है वैसे, तो इसको चेक करेंगे अभी, फिर इसको हम जो है आपको या तो आपको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा या फिर जो है नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। कठोर पार्ट हीरा होता है। आग बुझाने वाली गैस CO2 आप सभी लोग जानते हैं, CO2 से हम क्या कर सकते हैं? आग को बुझा सकते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड बोला जाता है भाई, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलो इसे। अतिशीत, अच्छा ये आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यानी नाभिकीय संलयन जिसे हम कहते हैं, तो सूर्य के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। हरित गैस देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CO2 सारे के सारे किसके लिए? हरित गैस के लिए हैं। इसमें आप एक वाटर वेपर भी डाल सकते हो यानी जल वाष्प, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी किसके लिए? हरित गैस के लिए क्या है आपका, मतलब मैं कह सकता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए जल वाष्प भी रिस्पॉन्सिबल आपके लिए होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। देखो CO2 हो गया, CFC हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके लिए ये मत कीजिएगा। जल का शुद्धतम रूप, वर्षा का जल जो होता है वो शुद्धतम रूप माना जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में इसे यूज़ करते हैं, यानी हम इसे जो कंट्रोलिंग है बेसिकली हम उसके लिए यूज़ किया जाता है। विमंदक में भी शायद हिंदी में उसे इसी को कहा जाता होगा। बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं। न्यूनतम ताप पर द्रव में किसे बदला जा सकता है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन। इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इनके, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, बाकी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन हाउस गैस अगेन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। और ऑटोमोबाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित जो नुकसानदेह गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, इसे याद रखिएगा। मौसमी गुब्बारों में भरी जाती है भाई हीलियम गैस। और यहाँ पे हीरे और ग्रेफाइट ये अप्रूव हैं, ये एलोट्रॉप्स होते हैं आपके कार्बन के। विसंकरण के बाद, अच्छा ठीक है, अब जानते हैं आपकी जो क्लोरीन होता है उसको हम यूज़ करते हैं
ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली यूज कर सकते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। अवशिष्ट क्लोरीन हम उसे नाम देते हैं, ठीक है। जब आपके पास जो क्लोरीन है वो जो इम्प्योर फॉर्म में होती है। वैसे ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। कार्बन डेटिंग के बारे में जानते हैं आप सभी लोग। कार्बन डेटिंग जो होती है जो फॉसिल्स जो होती हैं उनका जो एज होती है उनको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिया सलाई की नोक में क्या रखते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है, कार्बन होती है, ये सभी लोग जानते हैं। हीलियम की खोज ये लोकियन ने की थी, और सर्वाधिक बनाने वाली जो गैस है ये इंपॉर्टेंट है, जीनॉन है, इसे याद रखिएगा। तो इसमें लगभग हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये वाला जो पार्ट था ये काफ़ी इजी पार्ट था। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा थोड़ा सा उसमें मैं क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा लेवल हाई लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।